कच्चा चिट्ठा, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बात पिछले साल दिसंबर की है। चीन ने WHO के जरिए पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में बताया था। वो दिन था और आज का दिन चीन पर कोरोना से जुड़ी जानकारियां छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि हर बार चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इस बार चीन पर शक तब और गहरा गया जब WHO की टीम के वुहान का दौरा करने से ठीक पहले वहां बाढ़ आ गई। जानकारों की माने तो चीन की सरकार सैलाब को हथियार बनाकर कोरोना से जुड़े सबूत मिटाना चाहती है। चर्चा तो यहां तक है कि चीन की सरकार ने वुहान में जानबूझकर बाढ़ जैसे हालात पैदा किए हैं। सच क्या है, जानने के लिए देख लिए हमारी इस रिपोर्ट में। नहीं मालूम कि जिस सैलाब का वो सामना कर रहे हैं, वो सैलाब उनकी सरकार की ही देन है। वो सैलाब नकली है और जानबूझकर लाई गई। दरअसल चीन में इन दिनों इस बात की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है कि कोरोना वायरस के सच को छुपाने के लिए वुहान में नकली बाढ़ का इंतजाम किया गया है। कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि स्थानीय प्रशासन जानबूझकर बांध से पानी छोड़ रहा है ताकि वुहान में बाढ़ का खतरा बना रहे और कोरोना से संबंधित सारे सबूत मिटा दिए जाएं। वुहान में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई बांध यानी डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं। चीन के मौसम विभाग ने दावा किया है कि वुहान में अगले 31 दिनों तक ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रही। इस बाढ़ की वजह से वुहान के 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों को घरों में रहने के लिए कहा गया। ठीक ऐसा ही फरमान कोरोना वायरस के दौरान जारी किया गया था। लिहाजा कुछ लोगों का मानना है कि चीन नकली बाढ़ लाकर कोरोना से जुड़े सबूत मिटाना चाहता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जल्द ही WHO की टीम कोरोना मामले की जांच के लिए वुहान जाने वाली है। अगर बाढ़ की स्थिति नहीं सुधरी तो WHO की टीम अपना दौरा रद्द कर देगी। ऐसे में चीन को कोरोना से जुड़े सबूत मिटाने का और वक्त मिल जाएगा। चीन की सरकार नहीं चाहती कि WHO की टीम वुहान का दौरा। थोड़ा हम लोग को संयम से काम लेना चाहिए। अगर उन्हीं ने आर्टिफिशियली तरीके से सैलाब वहाँ पे है तो ये छिपने वाली बात नहीं है। सैटेलाइट्स ऊपर लगे रहते हैं, सारी डिटेल रिपोर्ट उसकी मिल जाएगी। चाइना चाहेगा भी तो छिपाना नहीं छिपा। क्या चीन वाकई सैलाब से कोरोना के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है? क्या चीन वाकई नकली बाढ़ लाकर WHO को जांच करने से रोकना चाह रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि चीन में कोरोना फैलने से लेकर इसके महामारी की शक्ल अख्तियार करने तक को आज भी पूरी दुनिया शक की नजर से देखती है। आज भी चीन को कोरोना फैलाने का कसूरवार ठहराया जाता है। यही नहीं, जिस वुहान में सैलाब ने तांडव मचा रखा है, वहां की लैब का कोरोना से कनेक्शन जोड़ा जाता है और वुहान को कोरोना का एपी सेंटर माना जाता है। हालांकि चीन दावा करता रहा है कि वुहान लैब का कोरोना से कोई वास्ता नहीं, लेकिन वुहान में सैलाब के बीच ब्रिटेन के एक अखबार ने चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसके मुताबिक करीब 7 साल पहले वुहान लैब में एक वायरस का सैंपल भेजा गया था जो बहुत हद तक कोविड-19 से मेल खाता है। वैज्ञानिकों ने साल 2013 में कुछ नमूने इस लैब को भेजे थे जो एक तांबे की खदान से हासिल किए गए थे। इस तांबे की खदान में बड़ी संख्या में चमगादड़ थे और यहाँ सफाई करने वाले 6 व्यक्तियों को निमोनिया हो गया था। इन 6 लोगों में से 3 की मौत हो गई थी और दावा है कि इन्हें ये बीमारी चमगादड़ों से मिले कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। इसमें एक और दूसरे जानवर से इसका ट्रांसफॉर्मेशन जानवर से मनुष्य में कैसे हुआ? बहुत से लोगों का मानना यह है कि वुहान की लैब में इस वायरस का जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया ताकि ये ह्यूमन पे पहुँच जाए, अटैक करे। ये हैं शी जेंगली, जिन्हें चीन में बैट वुमन भी कहा जाता है। ये चीन की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक है और इन्होंने भी इस खदान पर शोध किया था। शी जेंगली ने दावा किया था कि 2013 में वायरस के जो सैंपल जमा किए गए थे वो मौजूदा कोरोना वायरस से 96% तक मेल खाते हैं। खदान से हासिल किए गए वायरस को RATG
13 नाम दिया गया था। हालांकि वुहान लैब के डायरेक्टर का दावा है कि इस वायरस से जुड़ा कोई भी दस्तावेज उनकी लैब में नहीं है, लेकिन चीन के ऐसे किसी भी दावे पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना पर चीन हमेशा से झूठ बोलता है। चीन की सरकार का कोरोना से कुछ ना कुछ तो संबंध है, जिसकी तस्दीक करती है ये अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर नाम की किताब। 1996 में चीन की सेना के 2 अधिकारियों ने ये किताब लिखी थी। इस किताब में सुझाव दिया गया था कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। चीन को युद्ध में हर प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें आर्थिक और सांस्कृतिक युद्ध से लेकर जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई। कोरोना के लिए भी कहा जाता है कि इन्होंने उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ये उनका जैविक हथियार का एक अंग माना जाता है कि संभव है कि उन्होंने शायद इसको मॉडिफाइड करके इंसानों पर, लेकिन जो इनके कंट्रोल से बाहर हो गया। कोरोना और चीन का सीधा संबंध है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अप्रैल 2020 के आखिर में हांगकांग से भागकर अमेरिका जाने वाली वैज्ञानिक ली मेंग यान इसकी जीती जागती सबूत है। ली मेंग यान हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की एक्सपर्ट रही हैं, और इनके मुताबिक जब चीन ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को बताया, उसे काफी पहले से उसे इस वायरस के बारे में पता था। साइंटिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान की माने तो सुपरवाइजर ने उनकी रिसर्च को भी नजरअंदाज कर दिया, जिससे लोगों की जिंदगी बच सकती थी। लिहाजा अब सैलाब के सहारे कोरोना के सबूत मिटाने की कोशिश करते चीन को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर वो बाढ़ को हथियार बना भी रहा है, तो भी उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ चुकी है, और इस हकीकत को झुठलाकर वो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकता। चीन सैलाब के जरिए कोरोना के सबूत मिटाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये महज सब कुछ एक अफवाह भर है, इस पर से पर्दा भी हट जाएगा। लेकिन फिलहाल चीन के लिए बादल, बारिश और बाढ़ मुसीबत का सबब बने हुए हैं। दक्षिण पश्चिम और मध्य चीन सैलाब के सितम से करा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाढ़ की वजह से चीन की 433 नदियां उफान पर हैं और करीब 4 करोड़ लोग कुदरत की मार से पनाह मांग रहे हैं। चीन में मकान जमींदोज हो रहे हैं और खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। चीन में तबाही की तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देती हैं। चीन में सैलाब के सितम से मचा हाहाकार। करीब 4 करोड़ लोगों पर कुदरत का प्रहार। चीन की 433 नदियों में तबाही का उफान। कोरोना वायरस के बाद अब चीन पर कुदरत का कहर बरस रहा है। सैलाब की मार से चीन कराह रहा है। उफनती नदियों का शोर दहशत पैदा कर रहा है। जियांगसी प्रांत की यह तस्वीर देखिए, कैसे ये घर सैलाब में समा गया। चंद सेकंड में इस 3 मंजिला इमारत ने जल समाधि ले ली। तो दक्षिण पश्चिम चीन के रैंगटैंग काउंटी में सड़क धंस गई। यही नहीं, गाड़ियां बाढ़ के पानी में तिनके की तरह बही जा रही हैं। दरअसल जून की शुरुआत से अब तक चीन में इतनी भारी बारिश हुई है कि 433 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इनमें भी 33 नदियों का जलस्तर तो तबाही की सीमा को लांघ गया है, जिससे चोंगकिंग, जियांगशी, हुबेई, हुनान, जियांगसू
और झेजियांग समेत कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए। रविवार को चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पोयांग झील का जलस्तर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। We start with the massive floods that are ravaging much of China. More than 200 rivers across the country have reported extreme water levels, with some seeing record levels. Sections of China's longest river, the Yangtze, have reported readings above warning levels, and the same goes for major lakes. The country's largest freshwater lake, the Poyang Lake in Jiangxi, reported an unprecedented reading on Sunday. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में पिछले महीने से अब तक बाढ़ में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। यही नहीं, सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। दक्षिण और पश्चिम चीन में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि सरकार और प्रशासन की सांसें फूल रही है। लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाना चुनौती बन गया है। यही नहीं, कोरोना के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। चीन की मीडिया में जारी किए जा रहे आंकड़ों की माने तो बाढ़ की वजह से 3 करोड़ 70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। चीन में बाढ़ की वजह से 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के कारण 4.5 लाख हेक्टेयर में खेती चौपट हो गई, जबकि करीब 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। 我们从就是前天下午开始救援，一直到今天，它那个水上涨的比较急，包括那边房子导气动，目前为止是导气动，大部分人已经被我们疏散出来了。现在就是有一些人在里面，就是一些这边没有清水的一些老人家带着小孩，就是留守老人那种，就是自己的儿女都在外面打工的那种，因为他们出来也没地方去。他是这样的，他很多人呢，他在家里。 यांगसे एशिया की सबसे लंबी नदी है और फिलहाल ये चीन में तबाही का सबब बनी हुई है। पिछले 6 महीनों में 1961 के बाद सबसे अधिक बारिश हुई। बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी वजह से यांगसे समेत कई नदियां उफान पर हैं। दक्षिणी और मध्य चीन के कस्बों में बाढ़ का पानी भर गया है। तो कोरोना वायरस के बाद बाढ़ से चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ा है। और अब बात पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के 370 जख्मों की। 5 अगस्त का दिन करीब है, वही 5 अगस्त जिस दिन कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान की हुकूमत उस दिन को आज भी नहीं भूली, क्योंकि ये उसकी आतंक नीति पर सबसे बड़ा प्रहार था। लिहाजा इस बार 5 अगस्त या उससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने आतंकियों के जरिए कश्मीर में बड़े हमले की योजना बनाई है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद को सौंपी है, जबकि जैश के सरगना मसूद अजहर ने हमलों को अंजाम देने के लिए अपने बेटे के कंधे पर बंदूक टांग दी है। पॉलिटिकल विल के कारण ही आज 370। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर राग अलाप रहे थे, ठीक उसी वक्त उनके सेनापति कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर को जलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि उसने भारत के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बावजूद इसके पाकिस्तान को हर जगह से मुंह की खानी पड़ी। इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच में जहां भी उठाया, वो अकेले पड़ गए। दूसरी ओर आतंकियों ने कश्मीर में बड़ी साजिशें रची, लेकिन सुरक्षा बलों ने सबको नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में अमन और खुशहाली लौटा। इससे पाकिस्तान और भी बौखला उठा, लेकिन चौतरफा हार से उसके हौसले पस्त हो गए थे। अब आर्टिकल 370 खत्म किए जाने की पहली सालगिरह आने वाली है। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, इमरान के 370 जख्म फिर से हरे होने लगे हैं।
इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने एक और खौफनाक साजिश पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका मकसद है कश्मीर को आतंक की आग में जलाना और 5 अगस्त यानी आर्टिकल 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो भी वो वहाँ पर घाटी में उग्रवाद करना चाहता था वो अभी वो कर नहीं सक रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 370 वहाँ से हट गया है। जिस प्रकार से 370 के साथ उसको सपोर्ट मिलती थी, अब वो सपोर्ट बंद हो गई है, इसलिए पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। आर्टिकल 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो साजिश रची है, उसका ताना बाना इमरान के इशारे पर तैयार किया गया है और पाकिस्तान की सेना इसमें सीधे तौर पर शामिल है। खुफिया एजेंसियों को इस साजिश के बारे में अब तक जो जानकारी हाथ लगी है वो बेहद चौंकाने वाली है। जानकारी के मुताबिक 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह पर जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश है। इस साजिश का ब्लूप्रिंट इमरान खान के इशारे पर पाकिस्तान की सेना और ISI ने तैयार किया है और इसे अंजाम देने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को सौंपी गई। मसूद अजहर ने इसके लिए 14 आतंकियों का एक दस्ता तैयार किया है, जिनकी घाटी में घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश हो रही है। इस आतंकी दस्ते के जरिए कश्मीर में 5 अगस्त को बड़ा आतंकी हमला कराने का मंसूबा बनाया गया है। पिछले साल जब भारत सरकार ने कश्मीर से 370 हटाए जाने का ऐलान किया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार ऐसी साजिशें रच रहा है, लेकिन उसे कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसलिए ये माना जा रहा है कि 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह पर पाकिस्तान कोई बड़ी आतंकी वारदात कराने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा, क्योंकि अब कश्मीर में हालात ऐसे हो चुके हैं कि आतंकी संगठन अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जो कोशिश जो कर रहा है वो बिल्कुल भारतीय सेना उसको सफल नहीं होने देगी, या जो उधर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें हैं उनको सफल नहीं होने देगी। पाकिस्तान की सरकार, ISI और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह के दिन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कितने बेचैन हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैश के सरगना मसूद अजहर ने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने बेटे को कमान सौंपी। इसके लिए मसूद अजहर का बेटा वली मसूद घाटी में घुसपैठ की कोशिश में है। खुफिया जानकारी के मुताबिक वली मसूद के साथ 2 और आतंकी घाटी में घुसपैठ कर सकते हैं। वली ऑपरेशन 370 अंजाम देने के लिए बनाए गए 14 आतंकियों के दस्ते का सरगना होगा। इसी के इशारे पर 14 आतंकियों का दस्ता घाटी में काम करेगा। यही नहीं, इस बार ISI ने घाटी में वारदात को कहां अंजाम देना है, इसका फैसला नहीं किया है, बल्कि ये फैसला वली मसूद घाटी में पहुंचने के बाद परिस्थितियों के मुताबिक लेगा। इमरान खान के ऑपरेशन 370 को अंजाम देने के लिए मसूद अजहर अपने बेटे को जम्मू कश्मीर भेज रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने घाटी में बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने का मंसूबा तैयार किया है। अगर उसने अपने बेटे को भेजा है, इसका मतलब यह है कि वो किसी और के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता है, और जो सेकंड स्ट्रंग लीडरशिप थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है। तो अब बस उसके पास एक ही चारा है अपना। महीनों में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मसूद अजहर के 2 भांजों और भतीजों को मार गिराया है, और अब जैश में कोई बड़ा चेहरा बचा नहीं है, क्योंकि मसूद अजहर की उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है। लिहाजा इमरान के मिशन 370 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मसूद अजहर ने अपने बड़े बेटे को घाटी में ऑपरेशन संभालने के लिए भेजा है। मसूद अजहर अपने भांजों और भतीजों के ढेर होने के बाद काफी डरा हुआ है, इसलिए ऑपरेशन 370 को अंजाम देने के लिए जिन आतंकियों को घाटी में भेजा जा रहा है, उन्हें खास तौर पर यह फरमान दिया गया है कि वो मसूद अजहर के बेटे वली की सुरक्षा का भी पूरा बंदोबस्त करें। इसके अलावा 2 आतंकी खास तौर पर वली की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, जो हर वक्त साए की तरह उसके साथ रहेंगे। मसूद अजहर का बेटा अगर कश्मीर आएगा तो सुरक्षा बल की गोलियां उसका स्वागत करेंगी। तो शायद यही वजह है कि मसूद ने अपने आतंकी बेटे की सुरक्षा भी पुख्ता कर रखी है, जबकि दूसरी तरफ आतंकियों की कमी को देखते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस बात का भी फैसला किया है कि वो अपनी जेल में बंद आतंकियों को ऑपरेशन 370 के लिए बाहर निकालेगी।
खास बात यह कि इसके लिए जैश के सरगना मसूद अजहर ने अपने खास आतंकी को जेल से बाहर निकाले जाने वाले आतंकियों की लिस्ट तैयार करने को कहा है। $370 हटने की पहली सालगिरह पर बौखलाए इमरान। कश्मीर में 5 अगस्त को बड़ी वारदात की तैयारी। मसूद अजहर को सौंपी गई आतंक की कमान। पुराने आतंकियों को जेल से निकालने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई ने पूरी ताकत झोंक दी है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अब इन लोगों के सामने घाटी में अपना वजूद बचाने का संकट खड़ा हो गया। धारा 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह के मौके पर घाटी में लोग जश्न मनाएंगे, जिससे पाकिस्तान के उस झूठ का पर्दाफाश होगा जो उसने दुनिया में धारा 370 को लेकर भारत के खिलाफ फैलाया है। पाकिस्तान इसलिए 5 अगस्त को एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता है ताकि दुनिया में उसकी किरकिरी ना हो। 5 अगस्त को घाटी में बड़ी वारदात अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की बेचैनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मसूद अजहर खुद अपने बेटे को इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भेज रहा है, क्योंकि घाटी में जैश के सभी कमांडर ढेर हो चुके हैं और मसूद के भरोसे का कोई आतंकी नहीं बचा। इसलिए मजबूरन उसने अपने बेटे को भेजने का फैसला किया है। जो भी लीडर थे उनके वो सब खत्म हो चुके हैं, तो अभी अपने काडर को मोटिवेट करने के लिए कुछ तो चाहिए ही। कोई भी नाम नहीं रहा है, तो अभी वो अपने बेटे को भेज रहा है तो ठीक है, उसका बेटा भी खत्म हो जाएगा, फिर उसकी बारी आएगी। 5 अगस्त को घाटी में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए मसूद अजहर अपने बेटे की घाटी में घुसपैठ करा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि इन आतंकी संगठनों के पास आतंकियों की किस कदर कमी हो गई। इसका दूसरा बड़ा सबूत यह है कि इमरान के ऑपरेशन 370 को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की जेलों से पुराने और खूंखार आतंकियों की रिहाई की भी तैयारी कर ली गई है। दरअसल इमरान के ऑपरेशन 370 को अंजाम देने के लिए आतंकियों की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए ही जेल में बंद आतंकियों की रिहाई की तैयारी की गई है। सबसे पहले जैश के खूंखार आतंकियों को रिहा करने की कोशिश की जा रही है। आतंकियों की रिहाई का काम पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई मिलकर अंजाम देगी। इस काम को अंजाम देने के लिए जैश का आतंकी मौलाना इबादुल्ला मक्की खास तौर पर काम कर रहा है। मक्की जैश के पुराने और खूंखार आतंकियों की लिस्ट बना रहा है जो पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बंद है। मक्की की लिस्ट के आधार पर ही आईएसआई आतंकियों को जेल से बाहर निकालेगी। ऑपरेशन 370 के लिए किन किन आतंकियों को रिहा कराना है और ये आतंकी कहां बंद हैं, इसकी लिस्ट जैश के आतंकी मौलाना इबादुल्ला मक्की ने तैयार कर ली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की 3 जेलों में बंद जैश के सबसे ज्यादा आतंकी हैं। इसलिए सबसे पहले इन 3 जेलों से आतंकी रिहा कराए जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की लाहौर की जेल में बंद जैश के आतंकियों को रिहा कराया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के साहिवाल की जेल में बंद आतंकियों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरात शहर की जेल में बंद आतंकी रिहा किए जाएंगे। पाकिस्तान एक तरफ 5 अगस्त को घाटी को सुलगाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर उसने घाटी में आतंकी वारदात भी तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 7 महीनों में 150 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। 12 और 13 जुलाई को भी 5 आतंकी मारे गए हैं और उनके पास से काफी गोला बारूद भी बरामद हुआ है। They are foreign terrorists. Their code is Usman Bhai and the second one is Saifullah. And so far as the involvement of these militants are concerned, is Usman Bhai, he was involved in the recent attack in the model town in the Sopor, in which one CRPF personnel attained martyrdom and another civilian got killed. पाकिस्तान ने भले ही 5 अगस्त को घाटी में बड़ी वारदात की साजिश रची हो, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सेना प्रमुख ने भी भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा किया है ताकि पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।